हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व करा रखी। आप लोगों ने उन्हें खूब सारा प्यार और सपोर्ट दिया। जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को ना देखा हो, आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में सीटेट जूनियर मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके पिछली सारी क्लासेस एक बार जरूर देख लें। दोस्तों, इस क्लास में हम सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल प्रश्न पत्र हुए हैं, जो आयोग ने अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कर रखे, उस प्रश्न पत्र से हम लोग बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कम से कम समय में कैसे करें। हर क्वेश्चन का आपको बेस्ट अप्रोच बताया जाता है, ताकि मात्र 15 से 20 सेकंड में एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को आप वहां कैसे सॉल्व करें। दूसरी, जिन बच्चों का मैथ कमजोर, उनको मैथ में बेसिक सारी चीजें हम बताते रहते हैं। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सीटेट में टफ क्वेश्चन कराइए और टफ, तो भाई जो भी आपके पास टफ पेपर लग रहा हो, वो आप हमें, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा सैफ_फारूकी 15, इस पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिए, सर ये वाला पेपर टफ है, मार्केट की कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपको लग रहा है, यूट्यूब पे कोई टीचर करवा रहा है, सीटेट के कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप भेज दीजिए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको दूसरे दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और उसका बेस्ट अप्रोच ही बता दूंगा कि कम से कम समय में कैसे लगाएं। दूसरी चीज, अगर सीटेट के रिगार्डिंग आपको कुछ और भी पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, सीडीपी से, मैथ साइंस से, ईबीएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, कुछ भी, क्योंकि मैंने खुद सीटेट क्वालिफाइड किया है। तो आपको जो एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस और मेरी प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस, सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सैफ_फारूकी 15 पे फॉलो करके आप मैसेज कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डाउट में, तो वो क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, उसका बेस्ट अप्रोच जरूर मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सीटेट में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आते, सारे क्वेश्चन ईजी होते, बस आपको उसका बेस्ट अप्रोच नहीं पता होता। तो भाई, जो भी क्वेश्चन आपके पास हो वो मेरे पास भेजिए, उसका बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। जिनका बेसिक कमजोर है उनको भी वो चीजें समझ में आएगी, इतनी अच्छे से मैं समझाऊंगा। और अगर कोई सीटेट के रिगार्डिंग डाउट है तो वो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इसका, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो सैफ_फारूकी 15 जो है आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट में पिन करा दूंगा, वहां से लिंक से आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सीरीज पे ना ध्यान कीजिएगा, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं। क्वेश्चन का सीरीज इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न सारे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर। एक कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन का आयतन क्या है? अब देखिए, बेलन जो होता है भाई 3D शेप होता है कुछ इस टाइप में। देखो एक मिनट, इसी को कहते हैं बेलन, ठीक है। ये रहा इसका केंद्र। अब इसकी त्रिज्या जो r है, ये r, ये उसने हमको पहले ही दे रखा है कितना, 35 सेंटीमीटर। एग्जाम में उसने हमको दे रखा है पहले। फिर उसने इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप कहोगे सर 2πr/h होता है। ये हमको उसने दे दिया 2640। और हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने बेलन का आयतन पूछा है, यानी πr² उसने हमसे पूछ रखा है। तो देखो भाई, हमारे पास r है, 2πrh की वैल्यू है, हमको h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। और अगर हमको h की वैल्यू पता चल जाए तो पाई की वैल्यू 22/7 दी ही गई है, r की वैल्यू आप लोग 35 है ही है, h की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो h की वैल्यू निकालने के लिए h बराबर 2πr उधर ले जाएंगे, तो 2640/2πr, तो 2 गुणे पाई 22/7 में 22 यहाँ रख देंगे, 7 ऊपर कर देंगे और गुणे r, तो r कितना था 35। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसको 7×5 = 35, 5 हो गया। फिर इसके बाद 5 से काट लेते हैं, 55 25, 1 गया 14 हो गया, 5 दूनी 10, 5 8 40 हो गया, ठीक है। फिर 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचे कितने 8, 11 8 88। फिर 2 दूनी 4 से 12 चौक 48, ये हो गया। h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमसे उसने पूछ क्या रखा है, πr² पूछ रखा है। तो अब निकाल लो वैल्यू। अब 22/7 गुणे r² में 35 गुणे 35 गुणे h कितना है 12, ठीक है। अब 7×5 = 35। एक बार लास्ट डिजिट आप देख लीजिए, 3 जगह 0 है तो लास्ट डिजिट हम नहीं चेक कर सकते। अब इसका गुणा करा लीजिए, 5×5 = 110
और गुणे 35 गुणे 12 तो 35 दूना 70 बचे 7, 35 एकम 35 7 42, 110 गुणे 420, ये 2 जीरो ऐसे आप लिख लीजिए, 11 दूनी 22 2, 11 चौक 44 और 2 46 200। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 46 200 सेंटीमीटर क्यूब, वही इसने हमसे पूछ रखा था। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए ना वहाँ आपको चित्र बनाना है ना कुछ करना है, ये तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाने के लिए फिगर भी बना दिया कि किस तरीके से, वहाँ बस सीधा आपको देखना है कि आर दे रखा है, हमसे उसने 2 पाई आर एच की वैल्यू उसने दे रखी, हमसे उसने पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। सीधा आप 2 पाई आर एच बराबर 2640 लिख के एच की वैल्यू निकाल के पाई आर स्क्वायर एच निकाल देना है। कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर, फिर पूछी उसकी 2 आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1। तो देखो भाई एक समांतर चतुर्भुज में आप बना लेता हूं, ये रहा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आगे इसने हमसे क्या कहा, इसका परिमाप है, इसकी 2 आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2:1 है। तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, या इसको मान ले x तो इसको मान लो 2x। चलो x और 2x मान लेते हैं हम, ये हो गया x तो ये हो गया 2x। फिर इसने आगे कहा कि यदि छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर, तो ये छोटी भुजा के संगत शीर्षलंब हम डालेंगे तो इसकी लंबाई उसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए भाई इसका क्षेत्रफल, तो इसका आप परिमाप कहोगे सर आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, तो इसका परिमाप 2 गुणे आसन्न भुजाएं x + 2x, और ये हमको परिमाप उसने दे रखा है कितना 36 सेंटीमीटर। 2 1 3 दूनी 6x बराबर 36, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अभी भाई ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार 6 और ऊंचाई 10, तो 6 धामा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं सीटेट में, और आप लोग डर में केवल कह रहे हो कि सर बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ। भाई कोई क्वेश्चन नहीं टफ है, क्योंकि जूनियर का पेपर 6 to 8 लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ऊपर वो 9 10 के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 8 तक कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो टफ हो, तो इसीलिए करें बस आपको बेसिक नहीं पता उसी की वजह। जैसे यहाँ क्या चीज़, समांतर चतुर्भुज का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आधार गुणे ऊंचाई होता है। इससे पहले वाली सवाल में बेलन में आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए πr²h, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल पूछता तो 2πrh + 2πr²h क्या होगा। देखो इसका एक मिनट फिर से हम दिखा दे रहे हैं, इसका अगर आपसे संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल पूछे तो 2πrh, तो इसका होगा, और ये कितना हो गया 2πr, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, ये πr², ये πr², तो इसका संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh प्लस ये πr², ये πr² जोड़ के 2πr² कह सकते हो, ठीक है। इसमें से आप 2πr कॉमन भी कर सकते हो, r + h, ये इसका संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल हो गया बेलन का। तो ये भी आप कहीं नोट कर लीजिए कि बेलन का संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। भाई टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको सिखाते चलूंगा, जो भी चीजें आएंगी वो उसका सारा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा उन चीज़ों को तो कहीं नोट कर लीजिए, वरना ये दोबारा आएंगी तब मैं रिवाइज करा दूंगा, याद तो आपको एग्जाम से पहले मैं करा ही दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 इसने पूछा है, यदि -9 और -1 के बीच के पूर्णांकों का योग x है और -3 और 5 के बीच के पूर्णांकों का गुणनफल y है, तो x + y का मान। देखिए भाई -9 और -1 के बीच कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, आप कहोगे सर -8 होगा, -7 होगा, -6, -5, -4, -3, -2, इतने ही तो पूर्णांक हो गए। फिर इसने कहा इन पूर्णांकों का योग x है, तो आप जोड़ लीजिए 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35, तो x बराबर -35, ये हो गया इसका पूर्णांकों का योग। -3 और 5 के बीच के पूर्णांकों का गुणनफल y है। देखो -3 से 5 तक जब आप पूर्णांक लिखोगे तो एक लिखोगे -2, एक लिखोगे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसका गुणनफल करोगे तो जब भाई 0 है तो किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। उसने हमसे पूछ रखा है x + y, तो x की वैल्यू कितनी है -35
प्लस 0 बराबर -35। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन सीटेड में पूछते हैं। और अगर आपको लग रहा है टफ क्वेश्चन पूछता है तो भाई मैंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट दे ही दी है, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक, वहां से जाके आप फॉलो कर लीजिए और उस पर मुझे जितने भी टफ क्वेश्चन हो भेज दीजिए। यहाँ लाके उसका पूरा ऑपरेशन करके मैं इतने बेसिक से उस चीज को समझा दूंगा और इतना बेस्ट अप्रोच दे दूंगा कि आप ये कहोगे ही नहीं कि सर सीटेट में भी टफ क्वेश्चन आते हैं। चाहे इंस्टाग्राम पे आप सैफ_फारूकी 15 सर्च करके वहां से मुझे फॉलो कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक पिन करा रखा है, वहां से आप चले जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा 8,93,308 में से न्यूनतम संख्या x घटाने पर वह एक पूर्वक बन जाती है। x के अंकों का योग, मतलब इस संख्या में x घटाया जाता है तो एक पूर्वक बन जाता है। तो हमको ये बताना है कि x के अंकों का योग, तो भाई इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 89,33,08 इसका पूर्वक बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे 2 का पेयर बना लो। फिर देखो ये 9 9 81, ठीक है, 81 बचे कितने 8 बचे, यहाँ 3 3 उतार लो और ये 9 जोड़ लो तो 9 9 18। फिर इसमें क्या लेके जा सकते हैं, 4 टाइम लेके जा सकते हैं तो 184 चौका कितना हो जाएगा, तो कहोगे आप 4 चौक 16, 1 4 8 32, 1 33, 3 4 एकम 4 और 3 736। तो 13 में से 6 गए 7 बचे, 12 में से 3 गए 9 बचे, ये कैंसिल हो गया। 08 ऐसे उतार लेंगे हम लोग। अब 184 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 188 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। अब कितना लेके जा सकते हैं भाई, तो इसको 5 टाइम लेके जा सकते हैं, ठीक है, 5 टाइम 25 बचे कितने 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 8 40 और 4 44, 4 5 एकम 5 4 9, कितने बचे 8 में से 5 गए 3, 10 में से 2 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, ये कैंसिल। 283 हमारा बच गया। तो यही 283 अगर इसमें से हम माइनस कर दें 89,33,08 से अगर हम 283 माइनस करते हैं तो ये एक संख्या पूर्वक बन जाएगा। यही x की वैल्यू आ गई। इसने इसके अंकों का योग पूछा, 8 2 10 3 13, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीजें हैं बेसिक नॉलेज पे, बहुत बेसिक, ये क्लास 6 या 7 में आपको सिखाया गया होगा किसी संख्या का पूर्वक कैसे चेक करते हैं। तो वही चीज लगाया जो शेषफल बचा। अगर डायरेक्ट ये हो सकता है पूछ देता है x की वैल्यू तो 283 बता देते, उसने इसके अंकों का योग पूछा तो हमने जोड़ के बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक्स वाई और जेड का एचसीएफ। सबसे आसान क्वेश्चन भाई, एचसीएफ में जो वैल्यू कॉमन हो रही वही देख लो आप। 3 की पावर 126 सब में है, ये हो गया। उसके बाद में 5 की पावर 119 सबसे छोटा सब में है, ये हो गया। 7 की पावर 16, यही तीनों देख लो किस में है। 3 की पावर 126, 5 की पावर 119, 7 की पावर 16, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। देखो कितने आसान आसान सवाल। 2-3 क्वेश्चन अगर उसने अच्छे दिए तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आसान ही पूछेगा भाई। देखो मान लीजिए अब इसने ये दिया ए का मान पूछा, ऐसे प्रश्न में वो आपका सीधा सा उसका टारगेट रहता है सीटेट का कि वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। इस क्वेश्चन में आप 2 से 2.5 मिनट ले लीजिए ताकि आगे कोई ना कोई सेक्शन छूट जाए। तो भाई वहां आपको टाइम ही नहीं लेना। उसके लिए जो मैं बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ, माइंड में कैलकुलेशन करना, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आप माइंड में धीरे धीरे करने सीखिए मेरे साथ। वरना मैं लिख के भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ उस तरीके से सीखने की कोशिश करिए ताकि एग्जाम हॉल में कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकें। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए 2/3 भागे -4/5। अब आप जानते हैं जब भाग को पढ़ते हैं तो गुणा में हो जाता है, तो ये 5/4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, ऊपर 5 एकम 5 मिल जाएगा हमको और नीचे 3 दूनी 6, क्योंकि ये 4 नीचे आएगा, 2 दूनी 4 हमने कर दिया था तो 3 दूनी 6 और ये वाला माइनस ऐसे हम लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -5/6 हमने लिखी। अब -11/6 और +7/12 आप ऐसे उतार लो, -11/6, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे वाला देखो 1 मिनट के लिए, आप इसको आप हल कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग में। 5 तिया 15 तो 3 त्रिक का 9, तो पहले 1/9 लिख लेंगे, फिर प्लस का यहाँ क्या हो गया 5 तिया 15, 3 त्रिक का 9, माइनस का 8/9 लिख सकते हैं, प्लस 7/27 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, -5/6 और -11/6 जोड़ सकते हैं, कितना -11 और 5 -11/6 लिख सकते हैं। 11 और 5 16, -16/6 लिख सकते हैं। 11 5 16 प्लस 7/12, ठीक है। नीचे का देख लो आप,
ये -8 से 1 निकल जाएगा, -7/9 इसको लिख सकते हैं, और प्लस का 7/27 लिख सकते हैं। अब देखो इसका एलसीएम लेना है। एक तो आपके पास ये टेक्निक, इसका मल्टीप्लाई कराइए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं, इसका हर बराबर कर लीजिए। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 12 नीचे 12, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 27, सॉरी ये 27 था, ठीक है, यहाँ 27 हो गया, तो बराबर हो गया। अब देखो नीचे 12 तो ऊपर -32 से 7 चला जाएगा, माइनस का 25/12 हो जाएगा, और बटे यहाँ माइनस का 21 से प्लस का 7 चला जाएगा, माइनस का 14/27 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम ऊपर ले जाके पढ़ देंगे, तो -14/27 को हम लिख सकते हैं गुणे 27/14, माइनस ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 9 27, ठीक है। 25 9 225, तो इसमें कहीं 225 ने, इसका मतलब इसने कैंसिल नहीं किया है 3 से भाई, तो आप कैंसिल ना करिए, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ कितना था 25/12 और यहाँ 27 था, ठीक है, तो इसको ऐसे 27 लिखा रहने दीजिए। 25 और 27 का गुणा करिए, 25 पर सेम 625 और 25 दूना 50, माइनस का 675 ऊपर हो गया, और नीचे 14 बरहियम, आप कहोगे सर 14 धामा 140, 14 दूना 28, 168। देखो माइनस का 675/168 है कहीं ऑप्शन में, सॉरी ये चीज देखो, ये वाला माइनस जो है यहाँ -21 से +7 जाएगा, तो माइनस का 14 बचेगा, तो एक माइनस यहाँ भी होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस हो गया। 675/168 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 675/168। ये तो मुझे आपको समझाने में यहाँ से 1 से 1.5 मिनट लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप इस तरीके से करोगे, आधा कैलकुलेशन माइंड में करते हुए चलोगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन की, तो मात्र इसको 45 से 50 सेकंड में आप लगा लोगे। वही 100% एक्यूरेसी, गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। बस थोड़ा धैर्य के साथ आप सवाल को लगाइए, बहुत जल्दबाजी में सवाल को ना सॉल्व करने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1/2 की पावर -2 भागे 2/3 की पावर -3 हो तो x का व्युत्क्रम क्या? तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लो आप। देखो एक चक्कर इसको पलटेंगे तो ये जो माइनस में पावर है ये प्लस में हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये प्लस में हो गया, और भागे 3/2 को लिख सकते हैं पावर 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और इसको गुणे में बदल दे दें तो ये पढ़ देते हैं, तो ऊपर 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो इसकी वैल्यू 32/27 आ गई, 32/27 आ गया। अब इसने ये x की वैल्यू है, इसने पूछा हमसे क्या, x का व्युत्क्रम बताइए, तो इसको आप पलट दीजिए भाई, 27/32 बता दीजिए अगर उसने व्युत्क्रम पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, x² - x - 6, x² - 5x + 6 दोनों में एक सार गुणनखंड है। देखो इसका सबसे मैं आपको सार ट्रिक कह लो या अप्रोच कह लो, एक बेस्ट अप्रोच, इसका गुणनखंड कैसे पता करते हैं। यहाँ एक फैक्टर ऐसा निकालना है कि उसको घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 6, तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 3 और 2 का। अब यहाँ अगर माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा x - 3, 1 प्लस हो जाएगा x + 2, इसका फैक्टर भाई यही निकलेगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ के लाना है, तो 3 2 5, 3 दूनी 6। अब इसमें यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस होगा, x - 3, x - 2, ठीक है। अब अगर आप इसको वहां गुणनखंड करते हो तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरीके से गुणनखंड करना सीखें, लास्ट डिजिट और इसको देख के। फिर उसके बाद इसने पूछा दोनों में एक सार गुणनखंड, तो इसमें ये x - 3 सार गुणनखंड है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बस आपको अप्रोच पता हो, क्वेश्चन कितनी जल्दी ये सब लगेंगे। 2/3 x² + 5/4 x - 3 और 3x² + 4x + 1 के गुणनफल में x² का गुणांक किया। ऐसे क्वेश्चन का मैंने पिछली कई क्लासेस में आपको बेस्ट अप्रोच बताया कि जो चीजें आपसे पूछे उसने x² का गुणांक पूछा है, केवल और केवल आपको x² पे ही काम करना है और किसी पे नहीं करना है।
क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन लगाना है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कि वहां लगा के उनको दिखाना है। देखो यहाँ इसका और इसका गुणनफल निकालना, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर बनेगा वहीं वहीं गुणनफल हम करेंगे। देखो भाई इससे करेंगे तो एक्स की घात 4 बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ इससे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो देखो 3 त्रिक का 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर, जितना हमें काम है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे करना। फिर देखो 4 एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्यूब बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर बनेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का 5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद में ये माइनस का 12 तो x होगा, नहीं चाहिए हमको, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस का 2/3 एक्स स्क्वायर। बस इतना मेरे काम का है, जितने में एक्स स्क्वायर आ रहा है उसी को हम गुणा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इसको जोड़ दो, 9 से 5 गया माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर बटा 3, इसका एलसीएम ले लो, 3 चौक 12, 12 से 2 निकल गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर बटा 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस का 10/3। तो आंसर में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ इसका बेस्ट अप्रोच। और अगर आप पूरा गुणा कराते हैं फिर भी यही आंसर देना है तो भाई पूरा नहीं कराना। आपको यूट्यूब पे ऐसे टीचर मिलेंगे जो पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद भाई हमें आंसर से मतलब पूरा से क्या ही मतलब, जहां एक्स स्क्वायर दिखे उसका गुणा कराइए और उसके आगे आप स्किप करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 ब्रैकेट में 3y माइनस 4 प्लस 6 बटे 3y माइनस 4 प्लस 5y इक्वल टू 3/5, तो हमको 9y प्लस 1 की वैल्यू बताना है। देखो पहले तो इसको सॉल्व करके हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में उसकी वैल्यू हम 9y प्लस 1 रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन माइंड में करिए, 3 दूनी 6y, 2 चौक 8, माइनस 8 और प्लस 6, आप कहोगे सर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6y माइनस 2, ठीक है। नीचे ये 3 और 5, तो ये इधर इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 5y से प्लस 3y निकलेगा, माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 3/5, ठीक है। देखो एक स्टेप कैलकुलेशन हम लोग माइंड में कर गए। अब उसके बाद देखिए ऊपर से 2 कॉमन कर सकते हो आप, तो 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ऊपर हो गया 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, नीचे हो गया y माइनस 2 बराबर 3/5, ठीक है। यहाँ था 2, अब 5 का इधर ले आइए 15y माइनस 5, 3 से इधर ले जाइए 3y माइनस 6, अब y इधर ले आइए तो 15y से 3y जाएगा 12y बराबर -5 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 5 यानी -1, तो y बराबर -1/12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/12, ठीक है भाई। अब यहां रख के देखते हैं हम वैल्यू, 9 गुणे -1/12 प्लस 1, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, माइनस का 3/4 प्लस 1, 4 एकम 4, 4 से 3 जाएगा 1/4। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1/4, 1/4 कोई ऑप्शन नहीं है, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो -3/4 प्लस 1। देखो भाई कहीं हम लोगों ने कोई सिली मिस्टेक की है क्या, 3 दूनी 6y और 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 यहाँ हमने लिख लिया था, 3y माइनस 4 माइनस 5, तो -5y से -2y और -4 ऐसे हमने लिख लिया, फिर इसको कैंसिल 2 ऊपर कर दिया, 2 3 6, 2 एकम 2, तो 3y माइनस 1 और y माइनस 2 बराबर 3/5, 5 दिया 15 माइनस 5 और 3 दूनी 6, 3y माइनस 3 दूनी 6, तो 15y से 3y गया 12y और -6 से +5 गया -1, y की वैल्यू तो भाई -1/12 आ गया है, और हमसे उसने पूछ रखा है 9y, तो 9 गुणे y की वैल्यू -1/12 रखिए, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो माइनस का 3/4 प्लस का 1, तो 4 एकम 4 और 1 3, भाई 1/4 ही इसकी आंसर आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, इसका हम चेक करते हैं, 1 मिनट। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं आपको इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी दिख रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। (6y माइनस का 2 और माइनस का कितना था, माइनस का 2y माइनस 4, हाँ यहाँ पे 5 या 15,
अच्छा, यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ माइनस वाई था, हमने यहाँ प्लस वाई कर लिया है, यही गलती थी। ठीक है, तो एक बार इसको हम हटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ 5 दिया 15y माइनस 5 माइनस का 3y और माइनस का 6। अब 3y इधर लाएंगे 18y और माइनस का 5 जाएगा उधर, माइनस का 1 बचेगा। y की वैल्यू भाई माइनस का 1/18 आया। ठीक है, हम लोग माइनस भूल गए थे। अब यहाँ फिर इसको हटा के फिर से रख लीजिए आप। 9 सॉरी क्या था 9 गुणे माइनस 1/18 प्लस 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1/2 प्लस 1, 1 से आधा निकाल दो, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में बहुत ध्यान रख के चलना है। 1 माइनस 1 प्लस आपको वहाँ डिस्टर्ब कर देगा भाई, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत धैर्य से, जैसे देखो थोड़ी सी मैंने गलती, ये वाली माइनस मैं यहाँ नहीं लिया, तुरंत आंसर चेंज हो गया। तो इन सारी चीज़ों का आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना और जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे, कितने भी आप मैथ में अच्छे हो, गलतियां होंगी जरूर, इसलिए थोड़ा आराम से लगाइए। 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 2x माइनस 3y बराबर 5 हो, एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो हमको 4x स्क्वायर प्लस 9y² की वैल्यू निकालना है। देखो 2x माइनस का 3y बराबर 5 दिया है, हमको इसकी वैल्यू निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप। ठीक है, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12xy बराबर 25। अब देखो एक्स वाई की उसने वैल्यू हमको दे रखी है 6, तो यहाँ रख देंगे, तो 12 6 72 हो जाएगा, और ये माइनस से उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 72। और देखो इधर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। देखो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, 25 और 72 97, कितना आया 97, ऑप्शन नंबर डी। इसी की वैल्यू निकालनी थी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसी की वैल्यू आ गई 97। तो दोनों तरफ केवल इस सवाल में वर्क कर देना था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अब आप लोग अगर क्वेश्चन भाई समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें कि सर समझ में आ रहा है, और कोई कमी लग रही है उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैंने अपना अकाउंट दे रखा है, उसका लिंक भी कमेंट में पिन करा दिया, वहाँ से जाइए इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके इस क्लास के लिए कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो, सर इस चीज़ को और अच्छे समझाइए, वो चीज़ आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। सभी के मैसेज हम देखता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ, वहाँ मैं देख लूँगा, उस चीज़ को यहाँ इंप्रूवमेंट कर लूँगा। और कोई सीटेट से रिगार्डिंग डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो 14 दिसंबर तक आप सीटेट के लिए मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, प्रेशर में है, पढ़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत है भाई, तो मैं एज अ फ्रेंड आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा, क्योंकि जिस चीज़ को देख चुका हूँ उस चीज़ के बारे में आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ कि कहाँ कौन सी गलती आपको नहीं करनी, क्यों बार बार लोग सीटेट में फेल होते हैं, अगर मैंने एक बार में सीटेट क्लियर किया कौन सी रणनीति थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मैंने अपनी आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करा रखी है, चाहे तो आप साइब_फारूकी15 सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ से फॉलो करके जो भी दिक्कत हो मैसेज जरूर करिए, सभी के रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, वहाँ मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैथ के कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं आप मुझे भेजिए, यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उसको सॉल्व किया जाएगा और बेस्ट अप्रोच के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 है, x एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए 18,422 रुपये 25 पैसा हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, तो x का मान निकालिए। अब देखिए, एक तो आपके पास है फार्मूला जो बेसिक वाला 1 + r/100 की पावर n पर लगा सकते हैं, और उस पर अगर नहीं लगाना चाहते तो एक देखिए 2.5 वर्ष के लिए, तो पहले साल आप कहोगे सर 10%, दूसरे साल भी 10%, और ब्याज में भी ब्याज चक्रवृद्धि में होते हैं तो 10% एक हो जाएगा, तो ये 2 साल का ब्याज 21% हुआ। अब तीसरे साल 6 महीना के लिए उसने दिया है, तो 10% के जब 5% लगेगा और 21 का भी 5% लगेगा, तो 21 का 5 कितना होगा 1.05%, ये इसका टोटल ब्याज हो गया। तो 10 10 20 1 21 5 26 1 27.05, ये उसका ब्याज हो गया। मूलधन उसका 100 था, टोटल कितना हो गया 127.05, और इसी की वैल्यू उसने हमको दे रखी 18,422.25। किसकी वैल्यू है 127.05।
अब ये इसको अगर इससे हम भाग दिला देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या हमसे पूछ रखा है, उसने हमसे पूछ रखा है x का मान, x क्या है, मूलधन है, तो x 100 होगा, मूलधन भाई 100% होगा जो यहाँ हमने जोड़ा, तो इसको 100 से गुणा करा दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाए। अब देखो इसी को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप उस तरीके में भी करेंगे 1 + r/100 में, उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इस तरीके से अगर इस तरीके इंस्टॉलमेंट में आप बांटना सीख लें मेरे साथ, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज को है उसको हम लोग साधारण ब्याज में परिवर्तन कर लिए। देखो इसका हमने इंस्टॉलमेंट जोड़ के ये हमने साधारण ब्याज बना दिया इसको। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऊपर नीचे दोनों कट गए। अब हम 5 से पहले मल्टीप्लाई भाग दिला दें दोनों में। अब दशमलव हट गया, 5 से काटिए आप, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 27 हो गया, 5 25, 2 गया 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ऊपर काट ले, 5 दिया 15, 3 गया 34 हो गया, 5 छंग 30, उसके बाद 4 गया 42 हो गया, 5 8 40, 2 गया 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 गया 22 हो गया, 5 चौक 20, 5 हम 25। फिर उसके बाद में किस चीज़ से काट सकते हैं, 2541 है, ठीक है, तो 2541 को हम लोग सीधा भाग दिला देते हैं। 2541 से कम जाएगा क्योंकि 3684 है, बचा कितना 3684 से 2541 को अगर आप घटाओगे तो लगभग 1100, देखो 3684 से 2541 को अगर आप घटाओगे तो 3 और 4 और 1 1143 बचा, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 11434 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम जाएगा भाई, 5 टाइम जाएगा नहीं, तो 4 टाइम ले गए हम। देखो 4 टाइम ले गए तो इसका 4 टाइम कितना होगा, आप कहोगे सर 25 चौका 100, 41 चौका 164 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 4 टाइम 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 5 चौक 20, 21, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10 164 हो जाएगा। अब 10 164 से 11 434 घटा लीजिए, 4 से 4 गए 0, 13 से 6 गए 7 और 3 से 1 गए 2 और 1 ऐसे नोट कर लीजिए और 1 कैंसिल, 1270 बचा। तो 1270 के बाद में अब आप क्या लगाओगे, 5 लगाओगे, तो भाई कितने टाइम जाएगा, 25 पंचे 5 टाइम जाएगा, यानी 145 और 00 लगा दीजिए, 14500 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज में रेडी रहिए भाई, वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेशन वाला जरूर आएगा। अब इसमें हम कई चीज़ें लगा सकते थे, इसमें हम लास्ट डिजिट देख सकते थे, या आप कहते तो इसमें हम, अगर आप लोग पढ़े हो तो आप एक डिजिट सम का प्रयोग होता है, तो हम डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिजिट सम बताऊँ तो शायद आप लोग समझ पाएँ, जो लोग पढ़े होंगे वो समझ पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डिजिट सम ज़्यादातर एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। जैसे 6 5 11 1 12, इसका डिजिट सम 3 आ गया, ठीक है। देखो एक टाइम थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, इसका डिजिट सम 3 आ गया, 5 4 9 1 10, इसका डिजिट सम 1 आ गया, 4 1 5, इसका डिजिट सम 5 आया, इसका डिजिट सम 6 आया। अब यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन पहुंचे थे उसको देखो कैसे, क्या पहुंचे थे हम, 18,42, फिर 2 फिर 5, नीचे क्या था 127 0 5, डिजिट सम देखो 7 5 12 2 14 1 15, नीचे डिजिट सम 6 आया, 5 2 7 2 9 2 11 और 4 11 4 15 और 8 23 और 1 24, ऊपर भी डिजिट सम 6 आया। अब देखिए 6 36, इससे अगर इसकी वैल्यू अगर ये आएगी तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिजिट सम 9 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। 6 पंचे 30, इसका डिजिट सम 3 हो जाएगा, ये आएगा नहीं। 6 कम 6, इसका ही डिजिट सम 1 आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 3 18, इसका डिजिट सम 9। तो अगर आप डिजिट सम जानते होंगे तो विदाउट कैलकुलेशन किए इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर कहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिए तो एक दिन हम डिजिट सम आपको पढ़ा देते हैं, कई क्वेश्चन में उसका आंसर आपको निकालने में आसानी होगा। या अगर आप किसी को डिस्कस करना है इसके बारे में कुछ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप कमेंट सेक्शन मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको हिंट दे दूंगा कि डिजिट सम कैसे वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगी। देखो वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उसने हमको दे दी है 15,400, ठीक है। और उसने हमसे क्या पूछा है, किनारे किनारे जब बाड़ लगाना है भाई तो हमको उसकी परिधि चाहिए 2 पाई आर, ठीक है। अब परिधि निकालने के लिए पहले यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालें, तो आर स्क्वायर बराबर 15,400 बटे पाई आएगा 7, यहाँ रख देते हैं 22/7 और
सॉरी 22 यहाँ रख देते हैं, 22 यहाँ रख देते हैं और 7 ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब देखो 22 सत्ते, ठीक है, तो 7 सता 4900 और इधर कितना आया आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आप कहोगे अंडर रूट में लेंगे 70 आ जाएगी, आर की वैल्यू 70 आ गई, यहाँ रख दो 2 गुणे 22/7 गुणे 70, ठीक है, 7 धाम 70, 22 दूना 44, 44 0, 440 आ गया। अब एक क्या है रेट 12.5 रुपये प्रति मीटर, 12.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 0 से ये दशमलव कट जाएगा, ये कट गया। अब 44 का 44 पंचे 220, 22 बच्चे, 44 दूना 88 और 22 110, 11 बच्चे, 44 एकम 44 और 11 55, आंसर कौन सा हो जाएगा 5500, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो अब बस इसमें आपको पाई आर स्क्वायर निकालना था, उसके बाद 2 पाई आर एच निकाल के हमको उसकी वैल्यू बता देनी थी। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया, यदि एफ ई और पी क्रमशः एक वर्ग के आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर। ऑलरेडी 2-3 टेस्ट सीरीज में ये पिरामिड के फलक, किनारे, शीर्ष, इसके आधार वर्ग है, इसका आधार पंचभुज है, मैंने फिगर दिखा के समझा दिया। तो इसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मैं सभी लोगों के कमेंट चेक करूंगा, जिसका सही होगा उसको रिप्लाई भी करूंगा, तो इसलिए इसका आंसर मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, इसकी पूरी नॉलेज मैंने वहां दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, कह रहा है त्रिभुज डी ई एफ में क्या कह रहा है, ए बी बराबर डी ई, ए बी जो है ये डी ई के बराबर, इसके बराबर है। उसके बाद डी ए सी बराबर ई एफ, ए सी के बराबर ई एफ है, ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद में बी सी बराबर एफ डी, बी सी बराबर एफ डी, ये इसके बराबर है। तो हमसे पूछा है 4 लगा देते हैं, ठीक है ना। अब हमसे उसने पूछा है इसमें से कौन सा सही है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें से देखो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है भाई, तो इसके सामने की कौन सा कोण है, कोण डी है, और इसके सामने का कौन सा कोण है, कोण ए है। एक बार फिर से आप देखिए, ये बराबर है ई एफ बराबर है किसके, तो आप कहोगे सर ई एफ बराबर ए सी के हैं, ई एफ बराबर ए सी, ये भुजा, एक मिनट मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, देखो दे रखा है वहाँ ई एफ ए सी के बराबर है, ये भुजा, इसके सामने कौन सा कोण है बी और इसके सामने कौन सा कोण है, कोण डी। तो जहां कोण डी और कोण बी एक स्थान पे हो, देखो यहाँ कोण डी है तो यहाँ भी कोण बी आना चाहिए, क्योंकि कोण डी के सामने, इसके सामने कोण बी है, इसके सामने कोण डी है, तो कोण डी के सामने कोण बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोण है ए होगा नहीं, यहाँ देखो कोण बी और कोण डी, देखो कोण बी के सामने कोण डी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद आप कहोगे सर यहाँ कोण डी के सामने कोण डी नहीं, ये गलत हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ तो कोण डी के सामने कोण बी है, ये भी सही हो जाएगा। तो भाई जब 2 ऑप्शन सही हो रहे तो इसके बाद एक ऑप्शन और हम चेक करते हैं, कोण ई के सामने कोण ए है, कोण ई के सामने कोण सी है, तो हम देखते हैं कोण ई के सामने कौन सा होगा, तो कोण ई देखो, कोण ई के सामने ये ए डी एफ है और यहाँ बी सी डी एफ के बराबर है, देखो बी सी डी एफ के बराबर है, तो इसके सामने बी सी सामने कोण ए है और इसके सामने कोण ई है, तो ई के सामने कोण ए होना चाहिए, तो ई के सामने कोण ए है यहाँ पर, तो सर यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ई के सामने सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से समरूप जो त्रिभुज होता है उसमें कौन से कोण के सामने कौन सा कोण होना चाहिए यही देखा जाता है भाई। तो ये खत्म हुए 45 क्वेश्चन। अब बचे पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे पेडागोजी के लिए अलग से स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, यहीं की टेस्ट सीरीज जो आगे पेडागोजी क्वेश्चन उसके लिए अलग से हम क्लास चला है, तो हमारे चैनल पे विजिट करें, वहाँ आपको सीटेड मैथ पेडागोजी के नाम से क्लास मिली। इसकी आगे जो पेडागोजी है वहाँ हम बेस्ट अप्रोच से सीख रहे हैं, विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी, विदाउट पेडागोजी सीखे कैसे 100% आपको सही करना, तो वहाँ बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो एक बार फॉलो भाई जरूर कर लीजिए। वहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, सीटेड की रिकॉर्डिंग, इसकी PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहां मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तैयारी में, कोई आपको दिक्कत हो रही है, कोई आपका
सवाल है किसी सब्जेक्ट से रेटिंग, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो इस पे फॉलो जरूर हमें कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में इसकी मैंने आईडी दे रखी, वहां से आप चाहे चले जाइए, चाहे सीधा सैफ_फारूकी 15 सर्च कर लीजिए इंस्टा पे और मेरी आईडी आ जाएगी। फॉलो करके जो भी आपको पूछना है मैसेज में आप पूछ लीजिए। इसी के साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिए कि सर ये चीज़ अच्छी लगी या जो चीज़ कमी हो वो चीज़ आप कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।